हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिलेशन चैप्टर किया था, रिलेशन का फर्स्ट पार्ट किया था जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स हम लोगों ने किया था। आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलेशन का कि व्हाट इज रिलेशन, हाउ टू डिफाइन अ रिलेशन, रिलेशन में क्या क्या होते हैं। वी विल लर्न अबाउट डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ ए रिलेशन, हाउ टू फाइंड द डोमेन, को डोमेन एंड रेंज ऑफ ए पर्टिकुलर रिलेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रिलेशन होता क्या है। देखिए, हमारे रियल लाइफ में भी रिलेशन होता है। मेरा आपके साथ रिलेशन एक टीचर स्टूडेंट का रिलेशन हो सकता है, एक फ्रेंड का रिलेशन हो सकता है, दो लोगों के बीच में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो सकता है ना, सिस्टर ब्रदर का रिलेशन हो सकता है। तो ये जो दो लोगों के बीच का रिलेशन है हम लोग डिफाइन करते हैं कि इनके साथ ये रिलेशन है। ठीक उसी तरीके से मैथमेटिक्स में भी रिलेशन होता है, एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन, ये होता है रिलेशन। कि एक एलिमेंट है जो उसका रिलेशन है दूसरे एलिमेंट के साथ क्या है। ठीक है, जैसे हम बोलें कि 1 और 4 का क्या रिलेशन है, तो हम लोग बोलेंगे कि जो सेकेंड एलिमेंट है 4 वो 1 के फर्स्ट एलिमेंट के 4 टाइम्स है। तो रिलेशन को डिफाइन किया जाता है। ये जो है आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से उसको डिफाइन कर रहे हैं। अलग अलग भी रिलेशन हो सकता है दो एलिमेंट के बीच का। तो बेसिकली रिलेशन होता क्या है, रिलेशन होता है दो एलिमेंट के बीच का, यानी कि एक ऑर्डर्ड पेयर होता है और उस ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट होता है उन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। रिलेशन कहीं ना कहीं कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड है, इसलिए आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, माइंड में लाना होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। और आई होप कि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर भी होगा। ठीक है, कैसे रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है वो तो हम देखेंगे ही, पर अभी थोड़ा देख लेते हैं कि रिलेशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, जनरली जो रिलेशन होते हैं उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल आर से। जो रिलेशन है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर आर से। बहुत सारे बुक में रिलेशन को नॉर्मली हम लोग कैपिटल आर से दिखा देते हैं अगर रिलेशन कुछ नहीं दिया हुआ है तो। ये जरूरी नहीं है कि रिलेशन को आर से ही रिप्रेजेंट किया जाए, ये भी जरूरी नहीं है। आप रिलेशन को कोई भी एक नाम दे सकते हैं, पर जनरल अगर हम बात करें, इन जनरल वी विल रिप्रेजेंट रिलेशन बाय कैपिटल लेटर आर। ओके, अगर हम बात करें कि रिलेशन को कितने तरीके से शो किया जाता है, कितने तरीके से दिखाते हैं, तो 3 तरीके से रिलेशन को दिखाया जाता है। पहला जो तरीका होता है वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन में हम 2 सेट्स लेते हैं और दोनों सेट्स को एरो डायग्राम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये भी होता है कि जो रिलेशन है वो 2 सेट्स के बीच में हम लोग दिखाते हैं। आपका जो 2 सेट्स होना चाहिए वो नॉन इम्पिटी सेट्स होना चाहिए, पहली बात। तो रिलेशन इज डिफाइंड फॉर 2 नॉन इम्पिटी सेट्स। यहां इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जो 2 नॉन इम्पिटी सेट्स होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि दोनों अलग अलग ही होना चाहिए। हम लोग एक सेट का रिलेशन उसी सेट पे भी दिखा सकते हैं या बना सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे भी। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास 2 सेट्स होते हैं। सपोज मान लीजिए ये एक ए सेट है और एक ये बी सेट है और इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। सपोज मान लीजिए इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 और कुछ इसमें भी एलिमेंट है। मान लीजिए सपोज इसमें एलिमेंट है 1 4 9 16 10। ये भी एक 2 अलग अलग आपके सेट्स हैं। ठीक है, 10 16। ठीक है, तो पहली बात विजुअल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं, हर एलिमेंट का जो है रिलेशन हम दिखाते हैं दूसरे एलिमेंट के साथ। दिस इज कॉल्ड विजुअल रिप्रेजेंटेशन। और इसको हम कैसे डिनोट करेंगे कि ये जो रिलेशन है वो ए से बी की तरफ है, सेट ए से सेट बी की तरफ है। पहली बात, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो अगर हम लिखने की बात करें तो हम इसे लिखेंगे रिलेशन आर। ठीक है, इसका नाम हम दे देंगे कि ये कौन सा रिलेशन है। सपोज ये आर रिलेशन है तो वी विल से कि ये रिलेशन आर है, सच दैट ये कहां से कहां डिफाइन किया गया है, तो ये ए सेट से बी सेट डिफाइन किया गया है। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो रिलेशन आर है, ये जो हमारा रिलेशन आर है विच इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ये एक रिलेशन है जो जिसका नाम क्या है, आर है। इसका नाम क्या है, आर है। और ये कहां से कहां तक डिफाइन किया गया है, किस सेट से किस सेट को डिफाइन किया गया है, ए सेट से बी सेट के लिए ये डिफाइन किया गया है। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे पास सेम सेट होता है, मान लीजिए हमें एक ए सेट दिया हुआ है, इसमें कुछ एलिमेंट्स है, मान लीजिए 0 है 1 है 2 है 3 है और इसी एक ये भी एक सेट सेम है और हम फिर से एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, कुछ भी रिलेशन डिफाइन करते हैं। मान लीजिए हम इसको नाम दे देते हैं, मान लीजिए सपोज हम इसको नाम दे दिए कि एस है ये,
तो अब हम क्या बोलेंगे कि ये भी एक एस है। इस रिलेशन का नाम क्या है? एस। सबसे पहले हम लिखेंगे एस और उसके बाद लिखेंगे सच दैट। ये एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेम ऑफ द रिलेशन। और ये कहां किससे डिफाइन किया गया है, कहां से कहां तक? तो ए सेट से ए ही सेट को डिफाइन किया गया। देखो ए सेट से ए सेट ही, इसलिए हम इसको लिखेंगे एस फ्रॉम ए टू सेट ए। ठीक है, ये है फ्रॉम ए सेट टू सेट बी। Relation R defined from set A to set B. This is relation S defined from set A to set A. अगर हम मान लीजिए B से A को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी एक रिलेशन से, मान लीजिए इसका नाम हम दे देते हैं R1, तो व्हाट विल बी से कि एक रिलेशन R1 है जो डिफाइन किया गया है सेट B से सेट A। तो ये थोड़ा सा आपको समझ में आनी चाहिए कि हम लोग रिलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे लिखते हैं। दिस इज द नेम ऑफ द रिलेशन, कि ये आर रिलेशन है और ये डिफाइन किया गया है ए सेट से भी। देखो एरो आपको उधर लगाना है जिधर आप डिफाइन कर रहे हो। ए से बी की तरफ कर रहे हो तो आपको एरो इधर लगाना है, बी से ए की तरफ कर रहे हो तो आपको एरो इधर लगाना है। इस रिलेशन का नाम R1 है तो मैंने R1 लिख दिया। और ये किस सेट से डिफाइन किया गया है? बी से ए की तरफ डिफाइन किया गया है, तो फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, ये ए। तो मैंने बताया भी आपको कि जो रिलेशन होता है वो जरूरी नहीं है कि बिटवीन टू सेट्स अलग अलग ही होना चाहिए सेट्स। ये जो दो सेट्स होना चाहिए, दो सेट्स कंपलसरी है कि टू सेट्स के बीच में ही रिलेशन डिफाइन होगा। भाई एलिमेंट तो जो ऑर्डर्ड पेयर तो बनने चाहिए ना डिफाइन करने के लिए, तो दो सेट्स तो होने चाहिए, बट दो सेट्स एक भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेशन में जो एलिमेंट है, जैसे इसका एलिमेंट 1 है, इसका एलिमेंट 1 2 4, ये जो एलिमेंट है इनके बीच में कोई ना कोई एक रिलेशन होना चाहिए। सपोज अगर हम कहते हैं कि ये जो रिलेशन है ये इस तरीके से है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट सेट के जो सारे एलिमेंट्स है, फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट हम उनको स्मॉल ए मान लेते हैं, फर्स्ट सेट, और ये किससे बिलोंग्स करते हैं? ए सेट से। यानी कि ये जो सारे एलिमेंट्स है उसको हमने एक जनरल मान लिया कि ए स्मॉल ए है और ये सारे बिलोंग करते हैं ए सेट से। वैसे एक स्मॉल बी है जो सब बिलोंग करते हैं बी। ये जो बी है ये रिप्रेजेंट करता है सारे एलिमेंट्स को। किस एलिमेंट्स को? सेट बी के एलिमेंट्स को। तो ए एक से बिलोंग करता है, बी बी से। और अब ए जो है सारे एलिमेंट्स ए के हैं, ये स्मॉल बी है सारे एलिमेंट्स बी का है। अब इनके बीच में रिलेशन क्या है? तो मान लीजिए हम बोल देते हैं ए स्क्वायर बराबर बी है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये ए स्क्वायर बराबर बी है। हमने क्या कर दिया? ए स्क्वायर बी जैसे ही लिखा, ए स्क्वायर बराबर बी जैसे ही हमने लिखा, तो इसका मतलब हम क्या बताना चाह रहे हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर है वो सेकंड एलिमेंट के बराबर है। अगर हम ध्यान से देखें तो 1 का स्क्वायर 1 के बराबर है, तो हम बोल देंगे कि 1 और 1 में रिलेशन हो गया। 2 का स्क्वायर 4 के बराबर है, तो 2 और 4 में एक रिलेशन हो गया। 3 का स्क्वायर 9 के बराबर है, तो 3 और 9 में एक रिलेशन हो गया। 4 का जो रिलेशन है वो 16 के साथ है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 का बराबर होता है। 5 का कोई रिलेशन इसमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है और इसमें 25 है ही नहीं, वो एलिमेंट है ही नहीं। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि एलिमेंट्स का रिलेशन इसमें दिया हुआ रहता है और वो एक कंडीशन होता है कि जो दो एलिमेंट आप बना रहे हो उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो यहाँ रिलेशन यही है, ए स्क्वायर बराबर बी। और ए जो है वो सारे एलिमेंट है ए सेट का, बी जो है वो सारे एलिमेंट है बी सेट का। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से हम लोग इस तरीके से पहली बात की रिलेशन को डिफाइन करते हैं, रिलेशन को लिखते हैं। ठीक है, और ये जो रिप्रेजेंटेशन कहलाता है दिस इज कॉल्ड विजुअल रिप्रेजेंटेशन या एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन भी इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम इसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर आप ध्यान दो, इस रिलेशन को भी हम भूल जाते हैं, अभी हम सिर्फ फॉरवर्ड वाली रिलेशन की बात करते हैं इसकी। तो अगर आप ध्यान दो तो 1 का जो रिलेशन है वो 1 के साथ है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 का रिलेशन 1 के साथ। ठीक, ये जो 1 है और ये जो 1 है दोनों के बीच का रिलेशन है, और ये रिलेशन क्या है? R है, जो आपका नाम है। 2 का रिलेशन 4 के साथ, तो 2 इज रिलेटेड टू 4। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 4, और 3 का रिलेशन है 9 के साथ, तो वी विल पढ़ेंगे कि 3 इज रिलेटेड टू 9। 4 का रिलेशन किसके साथ है? 16 के साथ, तो 4 इज रिलेटेड टू 16। अगर आप ध्यान से देखो तो 5 का रिलेशन किसी के भी साथ नहीं, और एलिमेंट सिर्फ बच रहा है 10, तो 5 इज नॉट रिलेटेड टू 10, तो R को हम कट कर देंगे। दिस रिप्रेजेंट कि 5 इज नॉट रिलेटेड टू 10, दिस रिप्रेजेंट 5 इज नॉट रिलेटेड टू 10। ठीक है, रिलेटेड टू या रिलेटेड विथ 10। इसको हम बोलेंगे कि 1 इज रिलेटेड टू 1,
2 is related with 4, 3 is related with 9, 4 is related with 16। तो आई होप कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे रिलेशन को डिफाइन करते हैं। दूसरी चीज जो सेकेंड रिप्रेजेंटेशन हो सकता है रिलेशन का जो होता है वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। और ज्यादातर आपको जो रिलेशन मिलेगा वो सेट बिल्डर फॉर्म में ही मिलेगा। सेट बिल्डर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में होता क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग एक बहुत बड़े इंफॉर्मेशन को, डेटा को हम लोग बहुत छोटे फॉर्म में लिख पाते हैं। बहुत यही खूबसूरती है सेट बिल्डर फॉर्म की, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे दूसरी तरीके से हम रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं, वो डिफाइन करते हैं सेट बिल्डर के फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे कि मान लीजिए अगर हम बोलते हैं कि एक रिलेशन आर है, एक रिलेशन आर है, और वो रिलेशन कैसा है। अब ये जो रिलेशन है और इनमें जो दो एलिमेंट होंगे, मतलब दो सेट्स के एलिमेंट होंगे। ये जो ए है ये बिलोंग करेगा ए सेट से, और जो बी वाले एलिमेंट है ये बिलोंग करेगा बी सेट से। मतलब ये समझो कि हमारे पास दो सेट है, एक ए सेट है और एक बी सेट है। ये जो स्मॉल ए है ये सारे एलिमेंट्स वो हैं जो ए सेट से बिलोंग कर रहे हैं, और ये स्मॉल बी वो सारे एलिमेंट्स हैं जो बी सेट से बिलोंग कर रहे हैं। और इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होगा, ए और बी के बीच में एक रिलेशन भी आपको यहां दिया हुआ रहेगा। क्या दिया हुआ रहेगा, इनमें रिलेशन यह है कि ए स्क्वायर बराबर है बी के, जैसे कि हमने अभी लिखा ए स्क्वायर किसके बराबर है, बी के बराबर है। और आपको ए सेट दे दिया जाएगा कुछ, मान लीजिए ए सेट आपको दिया हुआ था, उसमें 1 2 3 4 5, और बी सेट आपको दिया हुआ था 1 4 9 10 16। तो अभी जो मैंने लिखा आपको, देखो इसके पहले जो हमने बनाया था वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन था, वो एरो डायग्राम वाला रिप्रेजेंटेशन था। अभी जो हम बना रहे हैं ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको वो सारे ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं, आपको वो सारे ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं जो ए स्क्वायर बराबर बी हो। तो हम यहां से आर का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो हम ए का एलिमेंट उठाएंगे, ए का एलिमेंट मान लो 1 उठा लिए। अब इसका स्क्वायर बी के बराबर होना चाहिए, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो देखेंगे कि 1 इसमें है कि नहीं, हाँ भाई है, तो 1 और 1 में रिलेशन हो गया। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, कौन सा एलिमेंट लेंगे, 2 लेंगे, ए वाले से लेंगे। देखो पहला ए वाले से लेना है, तो मान लीजिए हम 2 को ले लिए। अब 2 का स्क्वायर देखेंगे क्या होता है, 4 होता है। 4 इसमें है कि नहीं, बिल्कुल प्रेजेंट है, तो 2 4 एक पेयर बन गया, ये भी रिलेशन में हो गया। ठीक उसी तरीके से 3 9 हो जाएगा, 4 16 हो जाएगा। 5 का कोई इसमें एलिमेंट नहीं है बी वाले में, इसलिए हम 5 को नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा रिलेशन बन गया 1 1 2 4 3 9 4 16। इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। और ये तीसरा रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, ये वाला रिप्रेजेंटेशन। इसमें हम लोग एलिमेंट, पार्टिकुलर ऑर्डर पेयर के एलिमेंट को देख करके बताते हैं कि किस तरीके का रिलेशन है दो के बीच में। अगर मान लीजिए आपको सिर्फ इतना दिया हुआ रहेगा तो आप सोचोगे कि 1 का रिलेशन कुछ भी हो सकता है। यहां से आपको पता चलेगा कि यहां से हम देख पा रहे हैं कि 2 का स्क्वायर 4 के बराबर है, 3 का स्क्वायर 9 के बराबर है, तो आप बोलोगे 1 का स्क्वायर 1 के बराबर है। तो यहां से आपको रिलेशन पता चलेगा। तो अगर हम बात करें रोस्टर फॉर्म की, तो रोस्टर फॉर्म जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें थोड़ा सा आपको खुद से पैटर्न पता करना पड़ता है कि किस तरीके का रिलेशन है, जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में आपको वो पैटर्न दे दिया जाता है, देखिए, और उसको आपको लिखना होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए अच्छे से। मान लीजिए एक रिलेशन दिया हुआ है R1, मान लीजिए एक रिलेशन दिया हुआ है R1 एक रिलेशन दिया हुआ है। इसमें x और y का एक ऑर्डर्ड पेयर है। x ए सेट से रिप्रेजेंट करेगा, b और y जो है वो भी सेट से बिलोंग करेगा। इसमें बोला जा रहा है कि x एक ऐसा सेट है जो नेचुरल नंबर का सेट है, आपको नेचुरल नंबर आता भी, ये नेचुरल नंबर का सेट है। y जो है ये भी एक ऐसा सेट है जो नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। और इस बार x और y में क्या रिलेशन हम बता रहे हैं कि जो x होगा प्लस y बराबर 10, ठीक है। ये मैंने कोई एक रिलेशन बना दिया, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दो, अब ये रिलेशन जो आपको गिवन है ये सेट बिल्डर फॉर्म में है और इसका नाम क्या है R1। अब आपको एक रिलेशन बनाना है, आपको रोस्टर फॉर्म है, तो आप क्या करोगे, R1 लिखोगे और इसमें वो सारे ऑर्डर पेयर लिखोगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। पहली बात, x जो है किस सेट से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर का, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3, ठीक है। तो अगर हम 1 लें पहला एलिमेंट एक सेट से, हमारे पास एक a सेट है, एक b सेट है।
इन सारे में नेचुरल नंबर्स का ये सेट है, ये भी नेचुरल नंबर्स का सेट है, तो इसमें आप जानते हो 1 2 3 सारे होंगे एलिमेंट, इसमें भी वही होगा। आप अगर ध्यान से देखो तो ये वही हो गया कि एक नेचुरल नंबर से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, R1 को कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। R1 को हम लोग लिख सकते हैं कि R1 एक रिलेशन है जो डिफाइन है n to n, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के सेट से ये डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो ये सेल्फ वाला हो गया। तो 1 और 1 को किस से जोड़ेंगे तो हम लोग 10 आ जाएगा, तो 9। थोड़ा इसको कम कर लेते हैं, ठीक है, फॉर स्पेस कम्प्लेक्सिटी। मान लीजिए 5 है यहाँ पे, तो 1 को हम किसके साथ जोड़ेंगे, सॉरी 4 के साथ, तो 5 आ जाएगा, बिल्कुल ये एक बन गया। उसके बाद 2 3, ठीक है, 3 2 है ना, और कोई डिजिट 4 1 है ना। तो ये सारे जो ऑर्डर पेयर होंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। आप ध्यान से देख लो। अब आप बोलोगे 0 5, तो 0 तो इस सेट से बिलोंग ही नहीं करता है ना, तो 0 5 नहीं होगा। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल हो गया हम लोग किस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात हम करते हैं, जैसे कि हमने बोला कि 2 सेट्स है। सपोज मान लीजिए हमारे पास 2 सेट्स है, एक ए और मैंने लिया था एलिमेंट 1 2 3 4 5, और दूसरा सेट्स बी और उसमें हमने एलिमेंट लिया था 1 4 9 16 10 16, राइट, 10 एंड 16। देखिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि सबसे पहले तो हमने एक रिलेशन डिफाइन किया था, और रिलेशन क्या डिफाइन किया था, मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ, अगर आपको याद है तो मैंने आर रिलेशन डिफाइन किया था जिसमें ए और बी एलिमेंट्स होंगे। ए जो है ए सेट से बिलोंग करेगा, बी सेट से बिलोंग करेगा, और ए स्क्वायर बराबर बी होगा। तो इसमें आया था कि 1 इज रिलेटेड टू 1 था, 2 इज रिलेटेड टू 4 था, 3 रिलेटेड टू 9 था, 4 रिलेटेड टू 16 था, 5 का कोई एलिमेंट के साथ रिलेशन कुछ भी नहीं था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन हम इसको मैपिंग भी बोलते हैं, ठीक है, मैपिंग भी बोलते हैं कि 4 इज मैपिंग विथ 16, 3 इज मैपिंग विथ 9। एक कंसेप्ट है, आपको वो कंसेप्ट है प्री इमेज और इमेज का, प्री इमेज एंड इमेज का। आइए यहाँ पे जल्दी से समझ लेते हैं कि प्री इमेज और इमेज का कंसेप्ट क्या है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें 1 का रिलेशन 1 के साथ है, तो इस साइड जो है जिसका आप रिलेशन डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, 1 को हम लोग प्री इमेज बोलेंगे और इस 1 को हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। चलिए यहाँ 1 1 है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। 2 और 4 में देखिए, 4 को हम लोग बोलेंगे इमेज, मैपिंग हो रहा है, 2 का मैपिंग हो रहा है 4 के साथ, 4 को हम लोग बोलेंगे, ऐसे समझेंगे कि इसका इमेज ये है, ठीक है। तो 2 का इमेज क्या होगा, 4, तो 2 क्या हो जाएगा, प्री इमेज हो जाएगा। बात समझ में आया? 2 और 4 रिलेटेड है ना एक दूसरे से, 2 और 4 समझ रहे हो ना, 2 और 4 एक दूसरे से रिलेटेड है, तो 2 को हम लोग प्री इमेज बोलेंगे और 4 को क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। ठीक उसी तरीके से 3 को हम लोग बोलेंगे प्री इमेज और 9 को क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। 4 को हम लोग प्री इमेज बोलेंगे और 16 को क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। तो ये जैसे रिलेटेड थे, ये बहुत आसान है। अब मान लीजिए 5 को हम क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे कि प्री इमेज, कुछ नहीं बोलेंगे। 5 का तो रिलेशन ही नहीं है ना किसी के साथ, 5 तो रिलेशन में है ही नहीं, इसलिए हम 5 को प्री इमेज नहीं बोल सकते हैं और 10 को इमेज नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 5 का कोई इमेज ही नहीं है, 5 का इमेज बन ही नहीं रहा है। आप ऐसे समझो, इस 5 का कोई इमेज नहीं बन रहा है। एक आईना है, इसमें जो 5 देख रहा है तो लौभुक का कुछ है ही नहीं, मेरा तो इमेज ही नहीं बन रहा है। तो 5 को आप बाहर निकाल दीजिए, 5 का कोई इमेज नहीं बन रहा है। 2 का इमेज बन रहा है भाई साहब, 2 जब आईना में देख रहे हो तो अरे 4 है, हम तो 4 मेरा इमेज दिखाई दे रहा है। तो इमेज और प्री इमेज का ये छोटा सा कंसेप्ट है। देखिए एक फॉर्मल डेफिनेशन जो है एनसीईआरटी में भी आपको दिया हुआ रहेगा, हर बुक्स में आपको दिया रहेगा। रिलेशन का एक फॉर्मल डेफिनेशन क्या है वो आपको मैं बताना चाहूँगा। अभी तो मैंने थोड़ा बहुत आपको पता चल गया होगा कि रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे दिखाते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेशन का एक जो है डेफिनेशन है कि जो रिलेशन डिफाइन होता है, ए रिलेशन जो कि मान लीजिए आर है, वो डिफाइन होता है R is from a non-empty set A to a non-empty set B is the subset of Cartesian product A क्रॉस B। देखिए ये रिलेशन का एक फॉर्मल डेफिनेशन है, आप बुक में भी आपको दिया रहेगा
कि रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या रिलेशन है, रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या रिलेशन है। तो जो रिलेशन बेसिकली होता है आर, कोई भी एक रिलेशन जो होता है आर, जो कि दो सेट्स के बीच में डिफाइन किया जाता है और दोनों सेट्स नॉन एम्प्टी होना चाहिए। मान लीजिए एक सेट है, ये एक ए सेट है, एक सेट बी है, इन दोनों सेट से हमने डिफाइन किया गया है। ये बेसिकली सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। सबसेट, सबसेट आपको पता ही होगा कि सबसेट किसको बोलते हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि जो रिलेशन आर होता है, रिलेशन हमारा आर होता है, ये सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। ए सेट और बी सेट का ये सबसेट होता है और साथ ही साथ इक्वल भी हो सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। यानी कि जो भी रिलेशन हम डिफाइन करेंगे ए सेट से बी सेट में, वो कहीं ना कहीं ए क्रॉस बी का ही सबसेट होगा, उसी का पार्ट होगा। आइए इसको थोड़ा समझते हैं। आई होप कि आपने डेफिनेशन लिख लिया होगा। आइए इसको एक एग्जांपल से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मान लीजिए हमारे पास एक ए सेट है विच इज 1, 2, 3 और हमारे पास एक बी सेट है विच इज 4, 5। ठीक है, ये हम ले लेते हैं। अगर हम बात करें कि ए क्रॉस बी क्या होगा, तो आप बोलोगे ए क्रॉस बी जो होगा वो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर होगा इस एलिमेंट का इसके साथ, यानी कि 1 का 4 के साथ, फिर 1 का 5 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ। ठीक है, ये हो गया आपका ए क्रॉस बी। अब ये जो एलिमेंट आपने ली, दिस इज द पॉसिबल रिलेशन। ये जो एलिमेंट, ये जो आप ऑर्डर पेयर लिख रहे हो, ये सारे पॉसिबिलिटी है कि ये दो एलिमेंट के बीच में, एक ऑर्डर पेयर के दो एलिमेंट के बीच में ये सारे, इतने सारे रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं, इतने सारे ए क्रॉस बी रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। अब उसमें से आप रिलेशन, तो जो भी आप रिलेशन बनाओगे वो सारे इसी में से बनाओगे, इसके बाहर आप नहीं बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम एक R1 रिलेशन बनाते हैं, R1 रिलेशन बनाते हैं और R1 रिलेशन का हम क्या नाम देते हैं, कहां से कहां तक बनाते हैं, ए सेट से बी सेट का। और इसमें हम देखते हैं, मान लीजिए अगर हम बोलें कि 1, हम क्या बनाते हैं, देखिए R1 रिलेशन बनाते हैं x, y, जिसमें दो एलिमेंट्स होंगे, x बिलोंग करेगा ए सेट से और जो y होगा वो बी सेट से बिलोंग करेगा। और यहाँ पे हम बनाते हैं कि x बराबर होगा, या ऐसे करते हैं y बराबर होगा x + 3 के। ठीक है, ये अपने मन से हमने एक रिलेशन बना दिया। तो अब रिलेशन आप लिख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। R1 बराबर, आइए लिखते हैं, x ए वाले के साथ, x जो है वो ए सेट के एलिमेंट्स हैं, तो 1 को उठा लेते हैं 1। अब ये जो y होगा, जो हम y लेंगे वो b सेट से लेंगे, और वो कैसे होगा, x को 3 बढ़ा दीजिए, यानी कि 1 में 3 बढ़ाओगे तो 4 आएगा, तो 1 होगा तो यहाँ 4 आना चाहिए। तो देखिए ये एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है, बिल्कुल हम ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम 2 लेते हैं तो 2 में 3 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, तो 2, 5 होना चाहिए। तो 2 एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, 5 बी में प्रेजेंट है, तो बिल्कुल ये हो सकता है। 3 बच गया, तो 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, और 6 इसमें अवेलेबल है ही नहीं बी वाले में, तो ये नहीं हो सकता है। तो जो R1 रिलेशन आया, R1 जो रिलेशन आया वो ये इतना आ गया, हमने एक रिलेशन R1 बना लिया। ठीक है, एक और रिलेशन मान लीजिए हम बनाते हैं R2, और इसमें हम इस बार क्या रिलेशन बनाते हैं, x a से बिलोंग करेगा, y b से बिलोंग करेगा, और इस बार हम क्या करते हैं, इस बार हम करते हैं x का स्क्वायर y के बराबर है, x का स्क्वायर। आप लोग यहां ध्यान दो, यहां आपका ध्यान यहां होना चाहिए कि रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो R2 भी हम लोग लिख सकते हैं। R2 हम लोग क्या लिखेंगे, आप ध्यान से देखो, x का एलिमेंट, x किसका एलिमेंट है, ए सेट का, तो 1 को उठा लीजिए। 1 का स्क्वायर करने पे क्या आना चाहिए, y का एक एलिमेंट आना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर करने पे तो 1 ही आएगा, और 1 तो इस सेट में है ही नहीं, इसलिए हम 1 को नहीं ले सकते हैं। ये बात क्लियर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट 2 लेते हैं। 2 ले लिया हमने, 2 का स्क्वायर कीजिए। 2 का क्या करना है, स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। 4 है क्या इस सेट में, इस सेट में है क्या, हाँ बिल्कुल है, तो 2, 4 हम ले सकते हैं। एक रिलेशन आ गया 2 और 4 में। 3 को लेंगे तो 9 देखना पड़ेगा, 9 तो है ही नहीं, तो इसलिए इसमें सिर्फ ये होगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ही ऑर्डर पेयर आ रहा है 2, 4। तो ये एक रिलेशन है, ये R1 रिलेशन है, ये R2 रिलेशन है। और कोई रिलेशन बन सकता है क्या, और कोई रिलेशन आप ध्यान से देखो बन सकता है क्या। तो एक और रिलेशन मान लीजिए हम बना लेते हैं R3। एक और रिलेशन हमने R3 बना लिया, इसमें भी x और y होंगे, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। और इस बार मेरा रिलेशन क्या होगा,
इस बार मेरा जो रिलेशन होगा वो x जो y होगा हमारा वो x प्लस 2 के बराबर होगा। तो चलिए लिखते हैं, चलिए R3 का वैल्यू लिखते हैं, R3 रिलेशन लिखते हैं। अगर हम 1 लेते हैं तो 1 में 2 जोड़ने पे 3 आता है, तो 3 आना चाहिए भाई। 1 अगर हम मान लीजिए लेंगे तो यहाँ 3 आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, और इसमें 3 तो b वाले में है ही नहीं, क्योंकि y जो है एलिमेंट किसका है, b का है, तो इसमें 3 तो है नहीं, इसलिए हम 1 को नहीं ले सकते हैं। 2 को ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा और 4 अवेलेबल है b में, तो हम 2,4 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 3 ले सकते हैं क्या? बिल्कुल, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा 3। अब कोई और एलिमेंट हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे पहले बात तो 1 का हो ही गया, 2 का भी हो गया, यानी कि हम सबके साथ मैपिंग कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशन में बैठा रहे हैं। इस तरीके से आप चाहे कितना भी रिलेशन डिफाइन कर लो, चाहे 10 रिलेशन आप डिफाइन कर लो खुद से बना बना के, आप कितना भी रिलेशन डिफाइन कर पा रहे हो, देखिए R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, ये सब इसका सबसेट ही होगा। देखो R1 में 1,4 2,5 है, 1,4 2,5 इसमें अवेलेबल है कि नहीं? तो जब ये अवेलेबल है तो इसका सबसेट हुआ कि नहीं R1? हम बोल सकते हैं ना कि R1 जो है सबसेट है A क्रॉस B का, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? R1 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, बिल्कुल है। अगर हम R2 की बात करें, R2 की बात करें तो R2 में देखो 2,4 और 2,4 इसमें भी है, तो हम R2 को भी बोल सकते हैं कि नहीं कि ये सबसेट है A क्रॉस B का। ठीक उसी तरीके से आप ध्यान से देखो R3 को भी हम बोल सकते हैं A क्रॉस B। यानी कि यहां से क्या पता चला कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है A क्रॉस B का, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का। यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमेशा सबसेट होता है कोई भी एक रिलेशन, जो भी हम रिलेशन डिफाइन करते हैं वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ रही होगी चीजें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, चलिए इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम डोमेन को डिफाइन करते हैं। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन को हम लोग डिफाइन करेंगे 1 by 1, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। डोमेन किसको बोलते हैं? इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक A सेट है, एक B सेट है, ठीक है। A सेट में एलिमेंट 1 2 3 है, B सेट में एलिमेंट जो है हमारा, फॉर सिंप्लिसिटी में छोटा छोटा ले रहा हूं, ठीक है, आप समझ सकते हो। मान लीजिए A सेट में एलिमेंट 1 2 3 4 है और B सेट में एलिमेंट है 4 1 4 9 10, ठीक है। इस तरीके से हमने ले लिया। तो अगर मान लीजिए हम एक रिलेशन R लिखते हैं सच दैट इसमें X और Y होंगे एलिमेंट, X बिलोंग करेगा A से, Y बिलोंग करेगा B से, और X स्क्वायर बराबर होगा Y के, ठीक है। तो आप ध्यान से देखोगे तो X का स्क्वायर, यानी कि अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 के बराबर होगा, तो ये इसके साथ मैप करेगा, 2 4 के साथ मैप करेगा, 3 9 के साथ, और 4 किसी के साथ मैपिंग, 4 का मैपिंग किसी के साथ नहीं होगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि डोमेन का मतलब क्या होता है। किसकी बात करते हैं? डोमेन का मतलब क्या होता है। डोमेन भी एक सेट होता है। डोमेन क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेन का। सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेन का। डोमेन क्या होता है? दिस इज द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए रिलेशन। जो आप रिलेशन डिफाइन किए हो ना, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एनी रिलेशन। आप जो रिलेशन डिफाइन किए हो, जैसे यहां पे हम रिलेशन क्या डिफाइन किए हैं, R एक रिलेशन है जिसमें एलिमेंट क्या होगा, 1 1 2 4 3 9, यही तो होगा। 1 का 1 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 9 के साथ, आप ऐसे ये रिलेशन आप डिफाइन किए हो, ठीक है। तो इसमें अगर आप ध्यान दो, ये जो रिलेशन है, आप ध्यान ये देना है कि इस सेट की हम बात नहीं कर रहे हैं, इसमें सेट होगा। पहली बात तो डोमेन एक सेट होगा जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे D से, ठीक है। डोमेन क्या होगा? एक सेट होगा। ये किसका सेट होगा? फर्स्ट एलिमेंट का सेट होगा, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एनी रिलेशन। जो आप रिलेशन बनाए हो उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका सेट होगा डोमेन। तो
मान लीजिए अगर हमें डोमेन लिखना है तो डोमेन हम कैसे लिखेंगे? एक सेट बना देंगे, एक सेट बना देंगे और इस सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। फर्स्ट एलिमेंट देखिए, अगर यहां ध्यान दीजिए, हमारा जो रिलेशन हमने जो लिखा है वो लिखा है 1, 1, 2, 4, 3, 9। ध्यान से देखो, यही तो लिखा है। तो इसके फर्स्ट एलिमेंट कौन है? इस रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट कौन है? 1 है, 2 है, 3 है। मान लीजिए और होता तो ये सारे फर्स्ट एलिमेंट का एक सेट बना दीजिए, तो 1, 2, 3। ये जो आपने सेट बनाया 1, 2, 3 का, जिसमें 3 एलिमेंट आपको नजर आ रहे हैं, यही डोमेन होता है। तो डोमेन क्या होता है? किसी भी रिलेशन का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, जिसको आप प्री इमेज भी बोल सकते हो, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस। जो भी प्री इमेजेस हैं उसका सेट होता है डोमेन। तो डोमेन क्या होता है? डोमेन इज नथिंग बट अ सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एनी रिलेशन। जो रिलेशन आपने डिफाइन किया है उसके ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। आई होप कि आपको डोमेन क्लियर है। तो डोमेन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। डोमेन को रिप्रेजेंट किया जाता है, मान लीजिए कैपिटल डी से भी कहीं कहीं देख सकते हो आप, यहाँ पे डी के नीचे आर भी लिखा हुआ रहता है, तो ये डोमेन को डिफाइन करता है। डोमेन और ये जो आर नजर आ रहा है यहाँ पे उस रिलेशन का नाम रहेगा। मान लीजिए R1 कोई एक रिलेशन है तो हम लिख देंगे डी ऑफ R1, तो दैट रिप्रेजेंट्स की डोमेन ऑफ R1। डी ऑफ R1 की बात कर रहे हैं, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि डोमेन भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रेंज की। ठीक है, रेंज क्या होता है? रेंज की बात करते हैं। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं रेंज की। ठीक है, कि रेंज क्या होता है? तो हमने देखा कि जो डोमेन होता था वो एक सेट होता था फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन। तो रेंज क्या होता है? ये भी एक सेट ही होता है, ये भी सेट ही होता है, एलिमेंट्स का ही सेट होता है। सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट, ये होता है सेकेंड एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एनी रिलेशन। कोई भी जो आप रिलेशन डिफाइन कर रहे हो उसमें जो सेकेंड एलिमेंट होता है उसका सेट रेंज होता है। तो रेंज हम क्या लिख सकते हैं? रेंज बराबर एक सेट बना देंगे और इस सेट में कौन एलिमेंट आएंगे? सेकेंड एलिमेंट। अगर आप ध्यान दो, ये एक रिलेशन मैंने डिफाइन किया है कि नहीं? इस रिलेशन में सेकेंड एलिमेंट क्या है? 1 है, 4 है, 9 है। 1, 4 और 9, यही तो है सेकेंड एलिमेंट। आपको ध्यान रखना है कि इस सेट की बात नहीं हो रही है, रिलेशन की बात हो रही है। रिलेशन में जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो रेंज होगा। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये जो एक सेट बना 1, 4 और 9 का, ये रेंज कहलाएगा इस रिलेशन का, इस रिलेशन का। ठीक है, इस रिलेशन का ये रेंज कहलाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो सेकेंड एलिमेंट है इनको हम लोग इमेज बोलते हैं। याद है? फर्स्ट एलिमेंट को प्री इमेज बोलते हैं और सेकेंड एलिमेंट को क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो रेंज होता है ये सेट होता है, सेट ऑफ इमेजेज, ऑल इमेजेज। जितने भी इमेज हैं किसी रिलेशन में उनका सेट जो होगा वो कहलाएगा रेंज। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सेट ऑफ ऑल इमेजेज होता है रेंज, या सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट होता है किसी भी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एनी रिलेशन। किसी भी रिलेशन का जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो रेंज कहलाता है। नाउ आई होप कि आपको डोमेन और रेंज समझ में आ गया होगा कि डोमेन किसको बोलते हैं, रेंज किसको बोलते हैं। डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ एनी रिलेशन। किसी भी रिलेशन का जो आप रिलेशन बनाए हो और उस रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो कहलाता है डोमेन। उसका सेट, सबका सेट बना दीजिए और सेकेंड एलिमेंट का सेट बनाएंगे तो वो कहलाता है रेंज। अब हम लोग बात करते हैं कोडोमेन की। कोडोमेन की अगर हम बात करें तो कोडोमेन कंप्लीट सेट भी होता है। This is nothing but complete set B is codomain। अगर आपसे पूछे कि इसमें जो है कोडोमेन क्या है तो आप क्या बोलोगे? एक सेट होता है कोडोमेन। अगर हमको लिखना है तो कोडोमेन बराबर हम क्या लिखेंगे? एक सेट बना देंगे जिसमें एलिमेंट होंगे 1, 4, 9, 10। 10 भी होगा, 10 भी होगा। इस बार देखिए 10 किसी का भी इमेज नहीं है, 10 किसी के साथ रिलेशन में नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको लिखेंगे। क्यों? क्योंकि कोडोमेन का मतलब होता है कि जो भी कंप्लीट सेट ऑफ बी, यानी कि बी में जो भी एलिमेंट है सब सेट, पूरा बी ही जो कंप्लीट सेट है, ये बी, ये पूरा कंप्लीट बी सेट ही क्या कहलाता है? कोडोमेन कहलाता है। आप याद रखिएगा। तो
एक रिलेशन हम बता सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो रेंज जो होगा, मान लीजिए ये एक ए सेट है और ये एक बी सेट है, ये रेंज जो होगा वो सेकेंड एलिमेंट का ही तो होगा, सेट होगा, यानी कि रेंज जो है बी ही सेट से आ रहे होंगे, रेंज के जितने भी एलिमेंट है वो बी ही सेट से आ रहे होंगे। अब मान लीजिए कि ये जो एक बकेट है, जो ये पूरा रेंज इसका पूरा एक सेट है, और कंप्लीट सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन। तो अगर ये कोडोमेन है, यानी कि पूरा बकेट अगर भरा हुआ है, अगर हम पूरे बकेट को भर दें तो पूरा कोडोमेन हो जाएगा। रेंज क्या होता है, रेंज इसी का एक पार्ट होता है, यानी कि ये जो है ये रेंज कहलाएगा, जो कि वैरी करेगा, रेंज वैरी करेगा। रेंज हो सकता है कि कोडोमेन के बहुत कम हो, या कोडोमेन के बीच में हो, कुछ भी हो, या हो सकता है कोडोमेन के बराबर भी हो जाए, कोडोमेन के बराबर भी हो जाए। यानी कि रेंज जो है वो कहीं ना कहीं कोडोमेन के अंदर ही रहेगा, या उसके बराबर रहेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। इसीलिए हम लोग एक वर्ड लिखते हैं, सॉरी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, और वो पॉइंट क्या है कि जो रेंज होगा वो हमेशा सबसेट होगा। रेंज जो होगा, क्योंकि देखो कोडोमेन के अंदर ही तो रेंज रहेगा, तो उसका सबसेट ही तो होगा, यानी कि जो रेंज होगा वो हमेशा सबसेट होगा कोडोमेन का। रेंज यानी कि जो रेंज इसमें से निकल के आ रहा है वो हमेशा सबसेट होगा किसका, कोडोमेन का, या बराबर भी हो सकता है। मैंने बताया ना, बराबर भी रेंज हो सकता है कि सारे एलिमेंट ही रेंज में आ जाए। जब सारे एलिमेंट आ जाएंगे रेंज में तो यानी कि इसका मतलब है कि वो बराबर हो गया, और सारे नहीं आएंगे तो यानी कि वो उसका सबसेट है। तो हमेशा याद रखना, रेंज क्या है, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये हमेशा याद रखना है कि जो रेंज होता है, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो आई होप कि आपको ये इतनी सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आज एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बतानी है। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये लिखना है कि सपोज हमारे पास एक ए सेट है और एक बी सेट है। ठीक है, एक ए सेट है, एक बी सेट है। ए में कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जिसको हम लोग ए ने लिखते हैं, आप सेट में पढ़े होंगे। मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ए सेट में है वो पी है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, ए सेट में पी है। एंड जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है बी सेट में वो क्यू है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी सेट में क्यू है। क्या आप बता सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी में क्या होगा? अगर हम ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? आपको याद होना चाहिए, और आपको याद भी होगा कि जितने एलिमेंट्स इसमें है और जितने एलिमेंट्स इसमें है दोनों का प्रोडक्ट ही होता है, उतने एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट में होता है। ठीक है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में वो पी क्यू के बराबर होंगे। अब हम आपसे पूछते हैं कि जो नंबर ऑफ सबसेट होगा, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, तो आप क्या बोलोगे? नंबर ऑफ सबसेट लिखना हमने सिखाया था पिछले लेक्चर में, मतलब सेट वाले लेक्चर में। उसमें क्या था कि अगर मान लीजिए ए क्रॉस बी है कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इसमें जो नंबर ऑफ सबसेट इससे बनेंगे वो 2 का पावर जितने एलिमेंट्स होते हैं। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं? पी क्यू एलिमेंट्स हैं कि नहीं? तो हम क्या कर देंगे 2 का पावर पी क्यू। ये आपको अगर नहीं भी याद आ रहा है तो आपको ये अब से याद रखना है कि जो नंबर ऑफ सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में वो 2 का पावर जितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में उसके बराबर होता है। और कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा? पी क्यू होगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि जैसे नंबर ऑफ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी 2 का पावर पी क्यू होता है, तो अगर हम आपसे पूछें कि नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन that can be made from A set to B, A सेट से B सेट हम लोग कितने पॉसिबल रिलेशन बना सकते हैं, या मैक्सिमम कितने बना सकते हैं? तो आप क्या बताओगे? देखिए, मैंने बताया कि जो रिलेशन होता है, रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है। किसका सबसेट होता है भाई? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। यानी कि जितने नंबर ऑफ सबसेट हो सकते हैं किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का, उतने ही नंबर ऑफ रिलेशन भी हो सकते हैं। बिल्कुल
जितने नंबर ऑफ सबसेट है बी का वो कितना हो सकता है 2 का पावर पी क्यू। तो जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन जो हम बना सकते हैं वो 2 का पावर पी क्यू ही तो बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ही टोटल नंबर ऑफ रिलेशन के बराबर हो जाएगा। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है कि जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होता है जो हम बना सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं किसी सेट ए से किसी सेट बी पे, तो वो कितना होगा, वो 2 का पावर पी क्यू होगा। ये हमेशा याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज 2 का पावर पी क्यू। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने रिलेशन को कवर अप किया कि कैसे हम लोग कितने तरीके से रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि कैसे रिलेशन जो है सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी का, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट था। तो इसके बाद ये पार्ट हमने कवर किया। अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आई होप कि आप लोग उस क्वेश्चंस को अच्छे से देखेंगे। उन क्वेश्चंस के बेसिस पे आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहित कीजिए ताकि मैं और ज़्यादा वीडियो बना सकूं, और उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू।